हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट जेआरएफ एंड सेट के पेपर 2 कॉमर्स की बिजनेस फाइनेंस की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। बिजनेस फाइनेंस का ये लेक्चर नंबर 14 है। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 13 लेक्चर्स को मिस किया है तो मैं बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहिए वहां से जाके जरूर से सारे के सारे लेक्चर वाइज पूरी यूनिट को अच्छे से कवर कीजिए। कमिंग टू आज का हमारा 14th लेक्चर, जिसमें मैंने टॉपिक कराया था लास्ट टाइम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, राइट। वो टॉपिक को ही मैं इस लेक्चर में कंटिन्यू करने वाली हूँ। ऑलमोस्ट ये टॉपिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंप्लीट होने पे आए, एक और लेक्चर्स के बाद आएगा एंड देन फिर ये टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कमिंग टू आज का हमारा 14th लेक्चर, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए अलग अलग थियरीज दी हुई है, उनके हिसाब से इक्विटी शेयर कैपिटल का कॉस्ट कैसे डिसाइड होता है, कैसे डिटरमाइन होता है, वो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, उन सब के लिए टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए, सो दैट पेपर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन से अपडेट्स आती हैं या लेक्चर से रिलेटेड भी जो अपडेट्स रहती हैं वो मैं आप सबके साथ टेलीग्राम पे जरूर से शेयर करती हूँ। तो जाइए उस चीज का भी वहां से जाके बेनिफिट लीजिए। कमिंग टू आज का हमारा लेक्चर, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल का कॉस्ट समझने से पहले बहुत जरूरी है आपको इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं वो पता होनी चाहिए, राइट। जब मैंने आपको बिजनेस फाइनेंस की यूनिट स्टार्ट की थी तब मैंने आपको सोर्सेज ऑफ फाइनेंस करके स्टार्टिंग में एक टॉपिक कराया था, उसमें मैंने आपको इक्विटी शेयर कैपिटल कराया था लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस पे, राइट। तो वो लेक्चर अवेलेबल है, आप वहां से जाके डिटेल में देखिए। अगर आपको इक्विटी शेयर कैपिटल ही नहीं पता होगा तो उसका कॉस्ट को डिटरमाइन करना तो बात की बात है, राइट। तो बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, इसलिए मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि लेक्चर बाय लेक्चर देखिए, सो दैट एक कंटिन्यूटी रहे और आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से इजीली कवर भी हो जाए। अब कमिंग टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? ये वो कैपिटल होता है जो हम रेज करते हैं, किससे? उन लोगों से जो रिस्क लेने को रेडी हैं, जो आपके कंपनी के ओनर्स बनना चाहते हैं, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले में आपसे इक्विटी शेयर लेते हैं। लेकिन इस इक्विटी शेयर कैपिटल पे जो कॉस्ट लगती है उस कॉस्ट को हम बोलते हैं डिविडेंड। उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या देते हैं? उनके इन्वेस्टमेंट के बदले में उनको हम टाइम टू टाइम क्या देते हैं? डिविडेंड देते हैं। और ये डिविडेंड कैसा रहता है? ये डिविडेंड हमेशा से कैसा रहता है? फ्लक्चुएटिंग होता है। फ्लक्चुएटिंग यानी कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट्स, कभी कम कभी ज्यादा, जितना प्रॉफिट होगा उस हिसाब से उनको डिविडेंड मिलता रहता है, राइट। तो ये होता है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसको डिटरमाइन करने के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल बेसिकली क्या है? इज द रेट ऑफ रिटर्न विच इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स विद द मार्केट शेयर प्राइस। आज की डेट में आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो डिविडेंड मार्केट शेयर प्राइस के हिसाब से? आपका शेयर का मार्केट प्राइस क्या है, उस हिसाब से आज की डेट में जो भी आप डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं। और इसको हम लोग अलग अलग मेथड से डिसाइड कर सकते हैं। टोटली आप क्या कर सकते हो? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को अलग अलग मेथड से डिसाइड कर सकते हो। टोटल कितने मेथड से? टोटल 4 मेथड से। कौन कौन से हैं वो मेथड? सबसे पहला है डिविडेंड प्राइस अप्रोच, सेकेंड है अर्निंग प्राइस अप्रोच, थर्ड है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच और फोर्थ है कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। पेपर में क्या होता है? पेपर में मोस्टली आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पेपर में आपसे ये पूछा जाता है, जो ये लास्ट वाला है ना CAPM मॉडल, पेपर में अभी तक तो ये पूछा गया है। बट यू नेवर नो, NTA का कोई भरोसा नहीं है। वो लोग हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम्स में इनमें से कुछ पूछ लें। तो हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में मैं आपको फर्स्ट 3 करा दूंगी, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में कवर करूंगी, ठीक है, सो दैट आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए, राइट।
राइट। कमिंग टू एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। डिविडेंड प्राइस अप्रोच क्या है, अर्निंग प्राइस अप्रोच क्या है, उनकी फॉर्मूलाज क्या है, वो अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सी है, सबसे पहली है डिविडेंड प्राइस अप्रोच विथ कांस्टेंट डिविडेंड। कांस्टेंट यानी डिविडेंड एक ही तरीके से मिल रहा है, फिक्स्ड ही मिल रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट डिविडेंड के हिसाब से आपको डिविडेंड मिल रहा है तो आपकी फॉर्मूला क्या है, के ऑफ ई इज इक्वल्स टू डी डिवाइड बाय पी। के ऑफ ई इज इक्वल्स टू डी डिवाइड बाय P. So this is your formula for dividend price approach. जब आप डिविडेंड के हिसाब से क्या करते हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल को इवेल्युएट करते हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। के ई क्या है यहाँ पे, के ई आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है, डी क्या है, डिविडेंड है, जो भी डिविडेंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या जो भी करंट डिविडेंड आपको मिलने वाला है, और पी क्या है, नेट प्रोसीड्स पर शेयर या करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, अगर आपको पेपर में प्रैक्टिकल आएगा ना तो मोस्टली क्या होगा, आपको ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। प्रैक्टिकल आ गया ना अगर, तो आपको ये फॉर्मूलाज याद होंगी, लर्न की हुई रहेंगी, तो क्या होगा, आपसे फॉर्मूला लगाओगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, आंसर मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पेपर में हर एक एमसीक्यू की कितनी मार्क्स है, सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स है। तो बट ऑब्वियसली वो आपको क्या करेगा, पेपर में मोस्टली जो अभी तक ट्रेंड देखा गया है वो सीधा सीधा आपको वैल्यूज दे देते हैं कि ठीक है डी की वैल्यू ये है, पी की वैल्यू ये है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगी तो सिर्फ आपको वैल्यू पुटअप करनी है, 2 मार्क के हिसाब से आपका वो आंसर राइट आ जाएगा, सिर्फ आपको कैलकुलेट करके उनको बताना है। राइट, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज इन फॉर्मूलाज को लर्न कीजिए, और लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अपने स्टडी टेबल के सामने क्या रख दीजिए, एक चार्ट पेपर पे सारी फॉर्मूलाज लिख के रख दीजिए, एंड डेली बेसिस पे आप उसको देखेंगे। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नोइंगली और अननोइंगली आपको फॉर्मूलाज याद पड़ती जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या था, डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद कांस्टेंट डिविडेंड। इसमें ही डिविडेंड प्राइस अप्रोच में एक सेकेंड टाइप है, वो सेकेंड टाइप क्या है, डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद कांस्टेंट ग्रोथ। अगर आपको डिविडेंड ग्रो होते हुए दिख रहा है, यानी सपोज लास्ट ईयर आपको 8% मिला था एज ए इक्विटी शेयर होल्डर, इस साल आपको सपोज 12% मिल रहा है, फिर नेक्स्ट ईयर आपको 14% मिल रहा है, यानी आपको क्या दिख रहा है, ईयर बाय ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो उस केस में आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे, के ऑफ ई इज इक्वल्स टू डी डिवाइड बाय पी प्लस जी। फॉर्मूला क्या है आपकी, के ऑफ ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज इक्वल टू डी यानी डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, डिवाइड बाय पी यानी मार्केट प्राइस पर शेयर, प्लस जी यानी ग्रोथ। कितनी ग्रोथ हो रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वो है आपका जी से डिनोट कर देंगे। यानी आप पहले और अभी वाली फॉर्मूला देखोगे, अगर पहले वाली फॉर्मूला में क्या था, सिर्फ डी और पी था, डी डिवाइड बाय पी था, अगर साथ में ग्रोथ होगा तो प्लस जी कर देना। राइट, कुछ फॉर्मूला में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ पे, डिफरेंस ये जी में ही है ना। जी वाले ही चीज में कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी दोनों फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि डिविडेंड के हिसाब से दोनों में कैलकुलेट हो रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल का कॉस्ट। राइट, आई होप ये चीज क्लियर है आपको। ठीक है, कमिंग टू थर्ड टाइप, थर्ड चीज जो क्या है, थर्ड अप्रोच क्या है, अर्निंग प्राइस अप्रोच। एक्चुअली आपकी सेकेंड अप्रोच है ना, ये आपकी कौन सी अप्रोच है, सेकेंड है। फर्स्ट हमने कौन सी देखी थी, हमने जब पीछे चार्ट देखा था तो फर्स्ट कौन सी देखी थी, डिविडेंड प्राइस अप्रोच। उसमें कौन सी थी, 2 थी। डिविडेंड प्राइस अप्रोच में कितनी थी, 2 थी। एक था आपका कांस्टेंट डिविडेंड और एक था आपका ग्रोथ वाला, है ना। वैसे ही अर्निंग प्राइस अप्रोच में भी एक होगा आपका कांस्टेंट अर्निंग, दूसरा होगा ग्रोथ। ठीक है, ऐसे करके ये आने वाला है। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, अर्निंग प्राइस अप्रोच विद कांस्टेंट अर्निंग। आपकी अर्निंग्स ही कांस्टेंट है, तो उस केस में आपकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, आपकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, के ऑफ ई इज इक्वल्स टू ई डिवाइड बाय पी। आपकी फॉर्मूला क्या है, के ऑफ ई इज इक्वल्स टू ई डिवाइड बाय पी। अगर आपकी अर्निंग एकदम सेम चल रही है, हर बार आप वही पैसा अर्न कर रहे हो इक्विटी शेयर कैपिटल से, तो उस केस में आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, के ऑफ ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज इक्वल टू ई यानी अर्निंग पर शेयर, पी यानी मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, इसी में अगर हम ग्रोथ ला दे, तो अगर अर्निंग प्राइस अप्रोच में सिर्फ ग्रोथ को ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी फॉर्मूला देखोगे तो आप सेम है, प्लस जी कर दिया। फॉर्मूला क्या बन गई, के ऑफ ई इज इक्वल्स टू ई डिवाइड बाय पी प्लस जी। जैसे डिविडेंड प्राइस अप्रोच में था, पूरी फॉर्मूला सेम थी, सिर्फ पीछे ग्रोथ लग गया था, वैसे ही अर्निंग प्राइस अप्रोच में भी सेम चल रहा है। अगर ग्रोथ होगी तो प्लस जी लगा देना ग्रोथ का, आपका वैल्यू आंसर आ जाएगा उससे। ठीक है,
आई होप ये दोनों चीज क्लियर है। कमिंग टू हमारी थर्ड अप्रोच जिसका नाम है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। अब रियलाइज यील्ड अप्रोच क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रियलाइज्ड इन द पास्ट फ्यू इयर्स इज हिस्टोरिकली रिगार्डेड एज एक्सपेक्टेड रिटर्न इन द फ्यूचर। आप क्या करते हो? आप कुछ लास्ट 2-4 साल का क्या करते हो? आप रिटर्न देखते हो कि कितना परसेंट मुझे मिला। सपोज से फॉर एग्जांपल मुझे लास्ट 4 सालों में कभी 10% मिला, कभी 12% मिला, कभी 8% मिला, कभी से फॉर एग्जांपल 6% मिला। ये मेरा क्या था? ये मेरा लास्ट 4 साल का क्या था? रेट ऑफ डिविडेंड था। अब इसका मैं क्या निकालूंगी? इन चारों का मैं निकालूंगी एवरेज। इन चारों का मैं क्या निकालूंगी? एवरेज निकालूंगी। और वो जो एवरेज आएगा, एवरेज वैल्यू जो आएगी वो होगा मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द फ्यूचर। ठीक है, ये मेरा क्या होगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, एक्सपेक्टेड डिविडेंड का रेट ऑफ रिटर्न होगा। ठीक है, आई होप रियलाइज यील्ड अप्रोच का मीनिंग क्या है वो क्लियर है। अब इसकी फॉर्मूला देख लेते हैं। रियलाइज यील्ड अप्रोच की फॉर्मूला क्या है? y ऑफ t इज इक्वल्स टू d ऑफ t प्लस p ऑफ t डिवाइड बाय p ऑफ t माइनस 1। अब ये है क्या? ये है क्या? तो एक बार फॉर्मूला को समझ लेते हैं क्या बोल रहा है, फिर तो आपको सिर्फ लर्न ही करना है। y क्या है? y ऑफ t क्या है? यील्ड फॉर द ईयर t, जो भी ईयर होगा, ठीक है, उसकी यील्ड क्या है वो कैसे पता करेंगे? d ऑफ t, d क्या है? डिविडेंड फॉर द शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। p क्या है? प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। और यहाँ पे पी टी -1 है, क्योंकि -1 है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राइस पर शेयर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। दोनों में पी टी तो था ही नहीं, इधर -1 आ गया इसलिए यहाँ पे हो गया बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, आप वैल्यू से पुटअप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या होता है? यहाँ पे आपके 3 जो मेथड्स थे, किसके? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के, वो कंप्लीट होते हैं ना। हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था ना, अगर आपको याद हो तो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के 3-4 मेथड्स थे टोटल। पहला कौन सा था? डिविडेंड प्राइस अप्रोच, जिसमें 2 थे, दोनों मैंने आपको करा है, कांस्टेंट डिविडेंड, एक ग्रोथ। फिर सेकंड कौन सा था? अर्निंग प्राइस अप्रोच, जिसमें क्या था? कांस्टेंट अर्निंग और ग्रोथ वाला अर्निंग, वो भी मैंने आपको करा दिया। थर्ड क्या था? अभी अभी जो हम करके रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, ये भी मैंने आपको करा दिया। फोर्थ कौन सा है? CAPM, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज तक पेपर में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में कराऊंगी, सो डोंट यू वरी। ठीक है, कमिंग टू अब एक लास्ट चीज जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, वो क्या है? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। अब आप बोलोगे मैम रिटेन्ड अर्निंग्स का भी कॉस्ट होता है, ऐसा पॉसिबल है क्या? रिटेन अर्निंग्स क्या होती है मैंने डिटेल में आपको सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का जो लेक्चर था 1st to 4th लेक्चर आप अच्छे से देख लीजिएगा। आपको वहां पे रिटेन अर्निंग्स क्या होती है मैंने समझा था। रिटेन अर्निंग्स वो पैसा होता है जो कंपनी क्या करती है? प्रॉफिट को सेट असाइड कर देती है। अपने पास जो प्रॉफिट होता है उसको क्या करती है? डिविडेंड ना देके बाजू में रख देती है, साइड करके जमा करके रख देती है, और सालों साल वो पैसा साइड करते करते फाइनली क्या बना देती है? रिटेन अर्निंग्स का एक अच्छा खासा अमाउंट अपने पास बना लेती है, उसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम रिटेन अर्निंग्स का भी कुछ कॉस्ट होता है क्या? हाँ होता है। जैसे बाकी किसी सोर्स ऑफ फाइनेंस का कॉस्ट होता है, वैसे ही रिटेन अर्निंग्स का भी अपना कुछ ना कुछ कॉस्ट है। और वो कॉस्ट क्या है? इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डिविडेंड फॉरगोन बाय शेयर होल्डर्स। आप रिटेन अर्निंग्स का कॉस्ट कैसे निकाल सकते हो? इसको हम कैसे निकालते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के थ्रू। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है मैंने एक लेक्चर में इससे पहले समझाया था आपको, जब मैं आपको टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल करके एक टॉपिक करा रही थी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फर्स्ट लेक्चर है, उसमें मैंने आपको समझाया था, राइट। इसलिए मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि लेक्चर बाय लेक्चर देखिए, बिकॉज हर एक लेक्चर कहीं ना कहीं जाके इंटरकनेक्टेड हो जाता है, राइट। मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ, अगर आप में से किसी नहीं भी देखा है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का लेक्चर रहेगा 11th या 12th, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द फोरगॉन कॉस्ट, वो कॉस्ट जो आप पहले भूल के आप दूसरी जगह, सपोज मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास ऑप्शन था, या तो मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैंने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया किसी कंपनी के। अब उस कंपनी के पास ऑप्शन क्या है? या तो मेरे को डिविडेंड दे दे, या तो अपना पैसा रिटेन अर्निंग्स में रख ले, है ना, साइड करके। अब कंपनी ने क्या किया? मेरे को डिविडेंड नहीं दिया, अपना पैसा क्या किया? रिटेन अर्निंग्स में रख लिया। तो ये जो मेरे को डिविडेंड नहीं दिया,
इसे ही तो हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि वो काम ना करके आपने दूसरा कुछ काम किया, राइट। वैसे ही मैंने आपको एग्जांपल दिया था 11th लेक्चर में कि सपोज आपको 2 घंटे हैं, या तो आप पढ़ाई कर सकते हो या तो आप एक बुक रीड कर सकते हो। आपने क्या किया, आपने पढ़ाई किया और बुक रीड नहीं किया, तो आपने क्या किया, बुक रीड करने को छोड़ के आपने जो दूसरा काम किया, तो ऑटोमेटिकली दूसरे काम को आपने प्रायोरिटी और पढ़ाई को आपने, बुक रीडिंग को प्रायोरिटी नहीं दी। तो वो जो बुक रीडिंग को आपने प्रायोरिटी नहीं दी, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो रिटेन अर्निंग्स के केस में आपका कॉस्ट क्या होता है, आपका कॉस्ट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इसकी फॉर्मूला क्या है, इसकी फॉर्मूला ये है, क्या है फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स की, K ऑफ R इज इक्वल्स टू K ऑफ E 1 माइनस T और 1 माइनस B। ये है आपकी फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। K ऑफ R क्या है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। K ऑफ E क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। T क्या है आपका, 1 तो आपका हमेशा मैंने आपको बताया बेस है। 1 जहां पे भी आपको दिखता है ना फॉर्मूला में, 1 मतलब ही होता है बेस, ठीक है, बेस ले लेते हैं हम लोग। T क्या है आपका, टैक्स का रेट जो भी होगा। B क्या है आपका, ब्रोकरेज कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ परचेजिंग न्यू सिक्योरिटीज, ठीक है। आई होप ये भी अच्छे से क्लियर है। सो थैंक यू। यहाँ पे आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, इक्विटी कैपिटल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है पार्शियली। बाकी एक मॉडल बचा है, मेथड बचा है जो CAPM है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करा दूंगी, ठीक है। फिर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।